12th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सूक्ष्म अर्थशास्त्र माइक्रोइकोनॉमिक्स। अंधिमान वक्र से उपभोक्ता का संतुलन और मांग के नियम की व्युत्पत्ति कैसे होती है। If I say in English, derivation of demand law through indifference curve analysis, इस पर हम बात करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है आप लोगों के लिए और जो हमारे सिविल सर्विस एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए भी, ताकि वो समझ सके कि मार्केट में किस तरह से एक कंज्यूमर का बिहेवियर होता है और उसे जोड़ सके इंडियन इकोनॉमी से कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर इस साल हुई 7.2% 2025-26 का जो डाटा है जीडीपी में ग्रोथ हुई, उसके पीछे आखिर उपभोग किस तरह से योगदान करता है उसका हम विश्लेषण करेंगे। और क्योंकि हिंदी मीडियम के बैच के लिए हम लोग बना रहे हैं वीडियो, तो सभी स्टूडेंट्स इस पर गंभीरता से सोचेंगे और विचार करेंगे किस तरह से वर्क करता है। आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको पता होगा कि मार्शल ने जो नियम दिया था तुष्टिगुण ह्रास नियम, उसमें यूटिलिटी या मार्जिनल यूटिलिटी तुष्टिगुण को उन्होंने गणनावाचक माना, यानी कार्डिनल अप्रोच पे उसकी गणना की और ये उसकी सबसे बड़ी वीकनेस थी। मुद्रा को तुष्टिगुण के मापक के रूप में यूज कर लिया, जबकि आप जानते हैं कि तुष्टिगुण या जो हमें किसी चीज के उपभोग से आनंद आता है उसे हम ये तो कह सकते हैं कम या ज्यादा, लेकिन ये नहीं कह सकते कि कितना। जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा आप लोगों से करी, उसमें बर्नौली का जो एक यूटिल्स नाम की एक मेजरमेंट इकाई है, उससे तुष्टिगुण को मापने की बात की। तो आज हम अंधिमान वक्र से इसका विश्लेषण कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वी पैरेटो प्रथम अर्थशास्त्री था जिन्होंने अंधिमान वक्र का विचार दिया और इसके माध्यम से जे.आर.एक्स आरजीडी एलन ने अंधिमान वक्र से ही मांग के नियम की व्युत्पत्ति करने के लिए अंधिमान वक्रों का प्रयोग किया। तो जब हम उपभोक्ता संतुलन की बात कहते हैं तो ये सभी जगह मान्यता है। कुछ मान्यताएं अंधिमान वक्र में की गई, छोटी छोटी मान्यताओं का मतलब ये होता है, उसे भी थोड़ा डीपली समझ लीजिए। जब हम मान्यता की बात करते हैं तो कुछ ऐसे हम अजम्पशन करके चलते हैं ताकि हम अपने सिद्धांत का प्रतिपादन कर सकें, और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो हम अपना सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं कर सकते। क्योंकि आर्थिक जगत एक बड़ा जगत है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो संभव नहीं है, उन्हें हम संभव मान के चलते हैं। जैसे पहली मान्यता अंधिमान में ये की गई विश्लेषण में कि वस्तुएं पूर्णतया विभाजनीय है। दूसरी मान्यता ये की गई कि उपभोक्ता बहुत विवेकशील है। तीसरी मान्यता ये की गई कि उपभोक्ता अपनी आय को जब व्यय करता है तो वो अधिकतम उपभोग प्राप्त करना चाहता है। और तुष्टिगुण उन्होंने गणनावाचक ना मान के क्रमवाचक माना, यानी हम ये तो कह सकते हैं कि वस्तु एक्स के उपभोग से हो सकता है हमें ज्यादा संतुष्टि मिले तुलनात्मक रूप से वस्तु वाई के उपभोग से। तो ये एक मान्यता लेके सर्वप्रथम मैं आपको स्पष्ट करूंगा कि इंडिफरेंस कर्व या अंधिमान वक्र होता क्या है। तो पहले हम बात करेंगे अंधिमान वक्र। अंधिमान वक्र इंग्लिश में बोलते हैं इसे इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व बहुत सिंपल कंसेप्ट, थोड़ा समझोगे। मैं एक टेबल से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। सपोज हमारे पास या उपभोक्ता के पास वस्तु X और वस्तु Y है। तुष्टिगुण विश्लेषण में तो इसे कार्डिनल माना, लेकिन इसमें ऑर्डिनल माना और ये मान के चलता है। सपोज एक उपभोक्ता के बजट में 1 इकाई वस्तु X की है और 12 इकाई वस्तु Y की है। ऐसी स्थिति में यदि हम उपभोक्ता से पूछे कि उसे कितनी संतुष्टि, सपोज उसने कहा A के बराबर मुझे संतुष्टि मिल रही है, ये हमने एज्यूम कर लेने की इकाई है, ऐसा संतुष्टि का स्तर उसका है। फिर हमने उससे पूछा यदि आपको एक अतिरिक्त इकाई X की दी जाए तो Y की वो कितनी मात्रा त्यागने के लिए तत्पर है। उसने कहा जी मैं 5 मात्रा त्याग दूंगा।
एक 5 मात्रा त्यागने पर उसका संतुष्टि का स्तर फिर वही रहा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तीसरी इकाई लेने के लिए हमने पूछा तो उसने कहा जी मैं अब 4 वस्तु त्याग सकता हूँ, तभी उसकी संतुष्टि का स्तर वही का वैसे ही रहा। और यदि हमने कहा एक अतिरिक्त तो उसने कहा जी केवल एक इकाई त्यागूंगा, यानी अभी संतुष्टि का स्तर बराबर रहा। ये जो टेबल बनी, इससे एक निष्कर्ष तो आपको समझ में आया होगा कि भाई अंधिमान वक्र वास्तव में 2 वस्तुओं का संयोग है जो एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करती है। यदि मैं y अक्ष पर वस्तु y और x अक्ष पर वस्तु x को प्रदर्शित करता हूं, तो हमने अभी आपको डायग्राम में बताया कि यदि वो 12 इकाई y वस्तु की उपभोग करते हैं तो 1 इकाई वस्तु y की उपभोग करता है, तब उसका संतुष्टि का स्तर a के बराबर है। यदि वो वस्तु x की 2 इकाई तो वस्तु y की 7 इकाई का उपभोग करता है, तब भी उसका संतुष्टि का स्तर a के बराबर ही है। यानी यहाँ संतुष्टि का स्तर और यहाँ संतुष्टि का स्तर बिल्कुल बराबर है। पुनः अगर वो 3 इकाई उपभोग करता है वस्तु x की, तब वो वस्तु y की भी 3 इकाई का उपभोग करता है, तब भी उसका संतुष्टि का स्तर a ही रहता है। यानी अंधिमान वक्र ऐसे 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोगों का बिंदुपथ है जहां उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। इसलिए कभी कभी हम इसे समसंतुष्टि वक्र भी बोलते हैं। समसंतुष्टि वक्र। एक पॉइंट आपको समझ में आया कि अंधिमान वक्र है क्या? अंधिमान वक्र अंदर की ओर उत्तल होता है। अगर हम उसके गुणों पे जाएं तो अभी मैं पूरे गुण चर्चा नहीं करूंगा, ये आप मेरे दूसरे लेक्चर में देखोगे या आप पेन ड्राइव में भी इसे स्टडी कर सकते हैं। अभी मेरा मुद्दा केवल आपको ये समझाना है कि आखिर JRX RJD एलन ने अपने विश्लेषण से उपभोक्ता के संतुलन का विश्लेषण किस प्रकार किया। मांग के नियम की उत्पत्ति के लिए हम अगला लेक्चर बनाएंगे, उसमें आप देख सकते हैं डिटेल में। एक जो अंधिमान वक्ता है, वक्र बनता है, ये बाजार के बारे में उपभोक्ता को कोई जानकारी नहीं है कि वस्तु की कीमत क्या है, किस तरह के उसमें परिवर्तन हो रहे हैं। केवल हम बाजार के ज्ञान के बिना उपभोक्ता से घर में बैठ के कहीं भी बैठ के उससे विचार कर रहे हैं कि यदि वस्तु x और y के 2 वस्तुएं उपलब्ध हैं तो किन किन उनके विभिन्न कॉम्बिनेशन, जो उनके विभिन्न मात्राओं के कॉम्बिनेशन है, उसमें उसे क्या संतुष्टि मिल रही है, उसके आधार पर इसकी रचना की है। यानी ये उपभोक्ता के मनोवैज्ञानिक मांग को निर्धारित करता है। एक विषय समझ में आया। अंधिमान वक्र होता क्या है, मूल बिंदु की ओर उत्तल क्यों होता है, सीधी सपाट रेखा क्यों नहीं हो सकता, कॉन्केव क्यों नहीं हो सकता, ये सारे मुद्दे बाद में चर्चा करेंगे। ये बड़ा डिटेल का विषय है। अभी आपके एनसीईआरटी में जितनी बात की गई उतना चर्चा कर रहे हैं, जब आप फर्दर स्टडी करोगे तो उसके बारे में मैं विश्लेषण करूँगा। एक विषय आपको समझ में आया कि अंधिमान वक्र होता क्या है। ए बिंदु से पुनः ए बिंदु पर आना, तो निश्चित रूप से उपभोक्ता ऐसी स्थिति में वस्तु y की कितनी इकाई है, 5 इकाई का क्या कर रहा है, तो ये डेल्टा y हुआ, और ये गेन कितनी कर रहा है, x की एक अतिरिक्त मात्रा, सपोज डेल्टा x है। यानी a बिंदु से इस a बिंदु पर आने पर उपभोक्ता वस्तु y की डेल्टा y का त्याग करता है और उसके बदले वस्तु x की डेल्टा x की मात्रा प्राप्त करता है, तभी संतुलन का स्तर या संतुष्टि का स्तर उसका समान बना रहता है। तकनीकी भाषा में, अर्थशास्त्र में इसे प्रतिस्थापन की सीमांत, यानी इंग्लिश में बोलेंगे तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। x फॉर y, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x फॉर y बराबर है इसके डेल्टा y बटे डेल्टा x माइनस। अगर सरल शब्दों में हम परिभाषित करें कि प्रतिस्थापन की सीमा दर क्या होती है,
वह दर होती है जो वस्तु x की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए वस्तु y की इकाइयों का त्याग करता है, माइनस इसलिए क्योंकि वस्तु y घट रही है और वस्तु x बढ़ रही है, तब भी संतुष्टि का स्तर बराबर है। अभी मैं इसका विश्लेषण मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस में नहीं करूँगा क्योंकि वो फिर एक एडवांस विषय हो जाएगा जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो अब आपको एक चीज समझ में आया कि अंतिमान वक्र होता क्या है। अब हम दूसरे मुद्दे का आते हैं। उपभोक्ता का मनोविज्ञान तो हमने समझ लिया कि अंतिमान वक्र क्या है। अब हमें बाजार में पहुंचना चाहिए। बाजार में वस्तुओं की कीमतें निश्चित होती हैं। कोई भी उपभोक्ता संतुलन में तब होगा जबकि उसकी जो प्राथमिकता है, मनोवैज्ञानिक मांग है, प्लस उसके जेब में जो पैसा है, उसकी परचेजिंग पावर है, क्रय शक्ति है, उन दोनों में सामंजस्य स्थापित हो। वो कैसे होगा? उसके लिए आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा जिसे हम बजट रेखा या कीमत रेखा भी बोलते हैं। कीमत, अब आपको समझ में आएगा कि बजट रेखा या कीमत रेखा का मतलब क्या है। कीमत रेखा बहुत ही सिंपल शब्दों में आप समझ सकते हैं। सपोज मैं मैथमेटिकली भी आपको इसे समझाऊंगा और थोड़ा सा मैं एक मैथ का एग्जांपल लूँ तो ज़्यादा इसे इजीली समझोगे। सपोज उपभोक्ता की जेब में 100 रुपये खर्च कर लेते हैं, यानी उसकी जो आय उसे व्यय करनी है वो 100 रुपया है, और मार्केट में वो गया, उसे पता चला वस्तु x की कीमत 10-20 रुपया प्रति इकाई है, प्रति इकाई है, जबकि वस्तु y की कीमत 10 रुपया प्रति इकाई है। एक एग्जाम्पल समझ। अब हम ये मान के चलते हैं कि उपभोक्ता की जो आय 100 रुपया है, उन्हें इन्हीं दो वस्तुओं पर व्यय करना है। मैथमेटिकली सोचिए, बड़े ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है, लेकिन आपको हो सकता है जटिल लगे, आपकी परीक्षाओं का विषय है। और हमारे जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे हैं, उनके लिए उपभोक्ता की मांग को समझना महत्वपूर्ण है, किस तरह से परिवर्तन आते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। जरा समझिए, अगर उपभोक्ता पूरी आय को केवल x वस्तु पर खरीदे, यानी क्वांटिटी ऑफ x और प्राइस ऑफ x हम ले लें, तो पूरी की पूरी y 100 रुपये की इनकम को x वस्तु पर क्रय कर रहा है, और हमें ये पता है कि y x वस्तु की जो कीमत है 20 रुपया पर यूनिट है, और इनकम उसके पास 100 रुपया है। अगर वो कितनी x खरीद सकता है, तो बहुत सिंपल सी बात है, 100 रुपया बटे 20 रुपया, इससे उसकी यूनिट निकल आएगी 20×100, यानी उपभोक्ता 5 यूनिट परचेज कर सकता है, किसकी? वस्तु x की। इसी तरह हम एक डेरिवेशंस ले सकते हैं, बड़ा सिंपल, कि भाई वो अगर केवल y वस्तु परचेज करे तो कितनी इकाइयां परचेज कर सकता है। वो बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं कि उसके पास 100 रुपये की इनकम है, केवल y वस्तु पे खर्चा करेगा, कीमत गुना y वस्तु की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ y, प्राइस ऑफ y बराबर होगा 100, और हमें कीमत दी गई है y वस्तु की 10 रुपया प्रति यूनिट। हमें ये नहीं पता कि उसकी क्वांटिटी वो कितनी परचेज करेगा, जबकि हमें ये पता है उसके पास 100 रुपया खर्च करने को है। हम गणना करेंगे कि कितनी वो क्वांटिटी y की खरीदेगा, 100 रुपया बटे 10 रुपया बराबर 10, तो वो 10 यूनिट परचेज करेगा, किसकी? क्वांटिटी y की। अब आपके दिमाग में ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि यदि उपभोक्ता केवल x वस्तु क्रय करता 100 रुपये में, तो उसे 5 इकाई प्राप्त होती। अगर केवल y वस्तु क्रय करता तो उसे 10 इकाई प्राप्त होती। अब इसे जरा मेमोरी में रखना, मैं थोड़ा सा इसे आगे बढ़ा के आपको समझा देता हूँ। अगर इसी विषय को जो मैंने मैथमेटिकल आपको दिया, मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूँ, तो आपको एक कीमत रेखा प्राप्त हो जाएगी। अब जरा ध्यान से देखिए, हमारे पास एक ग्राफ है जहां हमने x अक्ष पर x वस्तु की मात्रा और y अक्ष पर
वाई वस्तु की मात्रा। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर हमारी ये 2, 4, 6, 8, 10 है ना, और ये 12, तो ये 10 इकाई अगर हम यहाँ पे लें 2, 4, 6, तो ये 2, 4, 6, 8, 10 इकाई वाई वस्तु की है, 2, 4, 6 एक्स वस्तु की है। और हमने देखा अगर उपभोक्ता केवल वाई वस्तु पर अपनी सारी इनकम 100 रुपया खर्च करता है तो वो 10 इकाई परचेज करेगा। अगर वो एक्स वस्तु पर सारी इनकम खर्च करता है तो 5 इकाई ये परचेज करेगा। अगर हम इस रेखा को मिला दें तो ये जो PL है हमारे पास कीमत रेखा है, कीमत रेखा या बजट रेखा हमें प्राप्त होगी। अब जरा ये सोचिए कि हमने ये कहा कि जो पूरी इनकम 100 रुपया है, अगर वो केवल एक्स पर और दोनों वस्तुओं पर व्यय करे तो हमें इस प्रकार की एक इक्वेशन प्राप्त होगी, यानी एक्स वस्तु की मात्रा उसकी कीमत की गुणा कर लो, वाई वस्तु की मात्रा उसकी कीमत की गुणा कर लो, ये हमें उसकी आय प्राप्त होगी। आय हमारी 100 रुपया है। अब जरा इसे मैथमेटिकली सोल्व करें कि यदि उपभोक्ता वाई वस्तु की 0 मात्रा क्रय करता है तो क्या इक्वेशन होगी? इसकी जगह हम क्वांटिटी की 0 इंटू पी वाई करेंगे और यहाँ हमारा क्यू एक्स इंटू पी एक्स हुआ इज इक्वल टू वाई। ये वैल्यू हमारी 0 हो गई, प्लस आप देखोगे क्यू एक्स इंटू पी एक्स बराबर वाई, या हम करेंगे क्यू एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन पी एक्स, यानी क्वांटिटी ऑफ एक्स हमारा ये बिंदु रिप्रेजेंट करेगा, ये जो एल बिंदु मैंने बनाया है y अपॉन पी एक्स। इसी तरह से आप पी बिंदु की गणना करोगे। यहाँ केवल उपभोक्ता y वस्तु को क्रय करता है, ऐसी स्थिति में x की क्वांटिटी 0 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे y इज इक्वल टू क्यू, यहाँ पे क्यू x कितना हुआ 0, तो 0 इंटू पी एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई, ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, 0 प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई इज इक्वल टू वाई। तो अब ये पूरा वैल्यू पी वाई इंटू क्यू वाई इज इक्वल टू वाई। अगर हम यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ वाई को फाइंड आउट करना चाहें तो वाई अपॉन पी वाई, यानी ये बिंदु हो गया वाई अपॉन पी वाई। ये कीमत रेखा होगी। कीमत रेखा दो वस्तुओं की दी गई कीमत एवं उपभोक्ता की दी गई आय के आधार पर दो वस्तुओं के उन विभिन्न बिंदुओं का बिंदु पथ है जो उपभोक्ता क्रय कर सकता है। फिर से मैं बोलता हूँ, कीमत रेखा दो वस्तुओं की दी गई कीमतें उपभोक्ता की दी गई आय के आधार पर दो वस्तुओं की उन विभिन्न मात्राओं का बिंदु पथ है जो उपभोक्ता क्रय कर सकता है। अगर हम इस रेखा जिसे कीमत रेखा की प्रवणता एक टर्म आती है, यहाँ तक आपको मैं समझता हूँ, समझ में आ गया होगा। अब हम कीमत रेखा की प्रवणता की गणना बड़े आराम से कर सकते हैं और उसके आधार पर उपभोक्ता के संतुलन, तो बहुत इजी बात है, समझ सकते हैं। देखिए कीमत रेखा की प्रवणता, कीमत रेखा की प्रवणता, इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्लोप ऑफ प्राइस। ये लंब बटे आधार होती है, बराबर क्या होगा y बटे पी वाई अपॉन वाई बटे पी एक्स। नीचे की गुणा होगी, y ऊपर की ऊपर नीचे गुणा होगी, तो y इंटू पी एक्स अपॉन y इंटू पी वाई, वाई से y कट गया, तो ये माइनस में होगी क्योंकि नेगेटिवली स्लॉप्ड है, तो पी एक्स अपॉन पी वाई। ये कीमत रेखा की प्रवणता है, प्राइस लाइन की प्रवणता। ये उपभोक्ता की क्रय शक्ति प्रदर्शित करती है, जबकि जो मैंने अभी आपको समझाया था, अंधिमान दो वस्तुओं के उन संयोगों का बिंदु पथ है जो उपभोक्ता क्रय करना चाहता है।
यानी ये उपभोक्ता की मानसिक प्राथमिकताएं प्रदर्शित करती है, ये उसकी जेब यानी कीमत आय को प्रदर्शित करती है। एक उपभोक्ता कब संतुलन में होता है? जब वो अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाह रहा हो, यानी उसका टारगेट है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, अधिकतम संतुष्टि। अधिकतम संतुष्टि कहाँ मिलेगी? जहां वो अपनी दी गई आय और कीमतों के माध्यम से उपभोग के उच्चतम बिंदु पर हो। मैं यहाँ पे 3 अंकी मान पर लेता हूँ, IC 0, IC फर्स्ट, IC सेकंड। अब आप देखोगे कि उपभोक्ता ई बिंदु पर संतुलन में होगा, ना कि A और ना कि C और ना कि D। अगर हमारा कीमत रेखा PL है, ये वस्तु X और ये वस्तु Y, आपको समझ में आ रहा है? अगर यहीं पर उसकी संतुष्टि अधिकतम होगी, और गणितीय रूप से हम किसे कैसे कहेंगे? इसे हम ऐसे कहेंगे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x और y डेल्टा y बटे डेल्टा x इज इक्वल टू px अपॉन p। जहां ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, वही उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा। ऐसा क्यों? इसे जानने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखेंगे, जिसमें मैं इसका विस्तृत विश्लेषण करूँगा। आज इतना ही बच्चों। अगर ये आप लोगों को अच्छा समझ में आ रहा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी कर लें। आपको ये फ्यूचर में आने वाले एग्ज़ाम में आपको ये बड़ी मददगार साबित होने वाला है। आपके जो एग्ज़ाम होंगे 12th स्टैंडर्ड के होंगे, या आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा, या आप इन फ्यूचर में इकोनॉमिक्स एज ऑप्शनल करना चाहते हैं सिविल सर्विस में, वहाँ हम वो डिटेल में इन चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। यहाँ NCERT ने थोड़ा दिया है, थोड़ा विश्लेषण किया ताकि आप उसे समझ सकें। थैंक यू।